हेलो एवरीवन। चलिए ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये सेट कौन सा भाई साहब? 26 तारीख के शिफ्ट नंबर 2 है। सही है। इसमें जितने क्वेश्चन है सही अंदाज में इसको करेंगे तो ये आपके सारे सेट आपको धीरे धीरे अपलोड होते जा रहा है। 12 या 13 सेट हो गई है अपलोड। इसी क्रम में सारे सेट को कर देंगे। ठीक। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंबाकार मैदान PQRS में PQ आर पैरेलल किसका RS के, PQ दे रखा है 12, RS दे रखा है 22, PQ और RS के बीच की दूरी 14 मीटर है, जिनमें से समान क्षेत्रफल के दो फसलों की बुआई की जानी है। प्रत्येक फसल के उपलब्ध क्षेत्रफल क्या होगी? आसान सवाल है। समलंब चतुर्भुज है एक आकार का, उसमें दो भाग में फसल बुआई करनी, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसको आधा कर दीजिए। अब यहाँ पे ये मत करिएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समलंब चतुर्भुज बनाने चले गए। भाई क्षेत्रफल बोला जा रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजा का जोड़ गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा कौन कौन है? PQRS है, तो PQ 12 है और ये क्या है 22 है, तो 12 22 कितना हो गया? 12 कर दीजिए, गुने ऊंचाई कर दीजिए। ऊंचाई कितना है आपका? 14। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा? 34 मतलब 17 गुने 14, ये हो गई। ठीक, मगर ये तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ, ये तो मांगा नहीं जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है सर? इसमें मांगा जा रहा है इसका आधा, तो इसका आधा कर दीजिए। आधा जब करेंगे तो 2 7 से कट जाएगा, मतलब क्या 119 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, खत्म। सही है, बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मांग रहा है तो हमको समलंब चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है। हमको जब पता है दो समांतर भुजा का योग दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो काम खत्म। सही है, तो दो समांतर भुजा का योग दे दिया, गुने ऊंचाई कर दिए, यहां से निकल गया और उसको 2 से डिवाइड करके थे 119 हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये एक क्या है, ये कौन सा समीकरण है ये पूछ जा रहा है। x² - 2x + 3 है। मतलब क्या? ये द्विघात समीकरण है, काम खत्म। बी विल बी आंसर। देखना भी नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि यदि मैक्सिमम पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगी। यदि मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, क्यूब है तो क्यूबिक होगी, यदि 1 है तो लीनियर होगी। सही है, तो यहाँ पे 2 है तो द्विघात होगी। इसमें कौन सी बड़ी सी बात हो गई? 3 नंबर क्वेश्चन। मोहन की आयु रोहन की आयु से 150% है। सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। इन तीनों व्यक्ति की आयु का योग दे रखा है 60, तो रोहन की आयु क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, इधर आ जा भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन कभी आया ना तो पहला लाइन से मानना मत शुरू मत करिए, दूसरा लाइन से शुरू करिए, तो स्टेट मनता चला जाएगा। ठीक है, तो मोहन का आयु छोड़िए, दूसरा लाइन से सोहन की आयु, तो सोहन लिखू पहले। सोहन की आयु रोहन से, सोहन की आयु रोहन की आयु का 250 है, रोहन का 250 है तो रोहन को 100 मानिए। ठीक है, सोहन कितना हो जाएगा? 250। कोई दिक्कत? तो सोहन की आयु रोहन की आयु का 250 है तो रोहन 100 माने 250 होगी। अब चलिए पहला लाइन पे। मोहन का आयु रोहन का आयु का 150 है। किसका? मोहन का आयु, मोहन का आयु किसका? रोहन का 150 है, तो रोहन यदि 100 है तो ये 150 हो गई। हाँ या ना? अब कट रहा है 5 3 से, 5 से और 2 से। हाँ या ना? हो गई। अब बोला जा रहा है तीनों का योग कितना है? 60 है। कितना? तीनों का योग 60 है भाई। तो 3 5 8 2 10 का वैल्यू कितना है? 10 का वैल्यू 60 है, एक का वैल्यू 6, एक का वैल्यू 6 पूछा क्या जा रहा है? तो रोहन की आयु पूछा जा रहा है। रोहन मतलब 2 का वैल्यू, मतलब 6 दूना 12, तो डी विल बी आंसर। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी प्रभु? सर इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात थी इस लाइन से शुरू नहीं करेंगे, यदि कंपैरिजन की बात करेगा तो दूसरा लाइन से शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड मानते चलेंगे। एक मानेंगे, उसके बाद दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे, तो इसमें दिक्कत कम आएगी। ठीक है, वैसे मानने के लिए नहीं कह रहे हैं कि पहला लाइन यदि आप मानेंगे तो आपसे बनेगा नहीं, बनेगा थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। सही है, हम बोल रहे हैं क्या 100 का 150%, अब उल्टा हम करेंगे, फिर 150 का 100% निकाले, ऐसे करके निकाले उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, तो थोड़ा दिक्कत होगी। सही है, तो दिक्कत नहीं सामना कर रहे तो सेकंड लाइन से आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बॉक्स बनाया जाता है। आवश्यक प्लास्टिक सीट की क्षेत्रफल क्या होगी? मतलब बॉक्स बनाया जाता, सीट का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, इनडायरेक्टली यही बोल रहा है। तो 2 LBH कर देंगे, 2 LBH प्लस HL। हाँ या ना? तो 2 हो जाएगा, करेंगे कितना? 50, 10 पंचे 50 और 10 प्लस 15 150 और 15 प्लस 75, ये कितना हो जाएगा? 275 गुने 2 कितना हो जाएगा? ये 10 14 15 550। बी विल बी आंसर। ठीक है, आसान सवाल था ये। हाँ या ना? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, क्योंकि जब ही प्लास्टिक की बात कर रहा है
तो संपूर्ण पृष्ठ पे लगाएंगे ना, उस पे बनाएंगे आप, सही है, ठीक। तो उसका सब संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 275 के अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता को फिर भी 4.5 का लाभ % का लाभ होता है, तो उसे कितना भुगतान किया, मतलब लाया कितना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कभी भी यदि क्वेश्चन में छूट दे रखे और लाभ हानि का परसेंटेज दे रखे और सीपी एमपी का बात हो तो तुरंत रेशियो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, रेशियो लिख दीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो लिखिए। क्या होता है, सीपी और एमपी का रेशियो ये लिख होता है, सीपी और एमपी का रेशियो का बात करेगा तो सीपी का मतलब क्या होता है, 5% छूट मतलब 100 में से 5 गया तो मतलब 95, और एमपी मतलब क्या 4.5% की लाभ मतलब 100 प्लस क्या 104.5 हो जाएगा, क्योंकि 104.5 मतलब होता क्या है, ये रेशियो जो होता है 100 में से डिस्काउंट जाता है, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस एक्स होता है, तो 100 डिस्काउंट गया कितना 5% डिस्काउंट था, 100 में से 5 गया 95, और प्लस माइनस एक्स 4.5 जोड़ दिए 105 4.5 हो गई। हाँ या ना, इसका रेशियो निकाल लें, ये रेशियो निकाल लेते हैं एक बार में। तो रेशियो निकाले 5 से कटेगा, ये क्यों नहीं कटेगा, 5 1 5, 5 9 45, और यहाँ पे 5 दूना 10, 5 9 45, और कटेगा 19 से कट रहा है, 19 से 19 11, 10:11 आया। अब यहाँ पे 275 का अंकित मूल्य है, मतलब 11 का वैल्यू 275 है, 10 का वैल्यू चाहिए आपको, नहीं समझे। यहाँ पे सीपी 10 है तो एमपी कितना है 11 है, इसका वैल्यू एमपी का 275 दे रखा है, तो 11 का वैल्यू कितना है 275, 275, एक का वैल्यू 11 दूना 22, 11 25 55। पूछा क्या जा रहा है आपको सीपी का वैल्यू, तो 10 का वैल्यू कितना 250 हो जाएगा, ए विल बी आंसर का 250। हाँ या ना, चले अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि 9375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना की जाती है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है, तो एक वर्ष प्राप्त होने वाले निवेशन क्या होगा। देखिए पी कितना दे रखा है आपको, पी दे रखा है कितना 9375 रुपया, आर कितना हो जाएगा 8% है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो आधा हो जाएगा, आर हो जाएगा कितना आपका, आर हो जाएगा 4%, और टाइम साइकिल कितना हो जाएगा 2 ईयर, 2 साइकिल हो जाएगा, क्योंकि जब ही एक साल है और साइकिल में ब्रेक होगा तो 2 साइकिल होगा एक साल में 6 महीना का। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो सबसे पहले आप इफेक्टिव निकालेंगे आर, आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 4 + 4 × 4 × 16/100 मतलब 8.16। हाँ या ना, जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल की बात हो और उसमें आप आर इफेक्टिव निकालने की बात करें तो क्या करते हैं आप, R1 + R2 + R1 × R2/100, हाँ या ना, तो 4 4 कितना 8 + 16/100 मतलब कितना 8.16%, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 8.16% है, तो यदि ब्याज पूछता चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका 8.16 निकालते, बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रधन बताइए, तो इसमें 100% जोड़ेंगे ना ब्याज में, मिश्रधन अपना मूलधन अपना आप में 100%, ब्याज 8.16 जोड़ेंगे तो 108.16, 108.16 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब क्या 93 का वैल्यू 93 × 75 गुने क्या 108.16/100, यही कैलकुलेट करके आप निकाल देंगे और वही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आंसर भाई साहब, दिखा ली दो एक बार, देख लेता हूँ मैं कौन सा होगा। 25 से कटेगा ये 4 चुक्का, 25 × 75, 25 7 25 75, 25 से कटेगा ये, फिर से 4 से कटेगा ये 4 2 8, 4 7 8 4 चुक्का 16, अब ये कटेगा 25 चुक्का, 25 सेकंड 25 25 17, 4 4 से कटेगा ये 4 90, 4 6 24, 4 7 42 लास्ट में जा रहा है, 42 सारे मतलब ये क्या होगा, ये होगा सी विल बी आंसर यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे काट के डिजिट से आप काम चला सकते हैं, 4 जो लास्ट में जो आएगा तो आंसर विल बी क्या होगा इसका, सी होगा, क्योंकि 4 आ रहा है। डन है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित चार्ट को पढ़ने के बाद प्रश्न दिया गया, क्या प्रश्न है भाई साहब, प्रश्न ये है कि राज्य सी में चावल के उत्पादन राज्य में बी में चावल के उत्पादन से कितना % कम है, सी और बी में, सी में कितना है भाई 18%, 18% और इसमें क्या है 25%, कितना कम है, तो अब कम यदि है तो हम वैल्यू निकाल के कम नहीं देखेंगे, परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम परसेंटेज पे ही काम करेंगे। कम है, कौन कम है भाई 18 कम है, किससे 25 से, कितना कम है 7 कम है, तो परसेंटेज कमी कितना हो जाएगी, परसेंटेज कमी की जब बात की जाएगी तो 7 बटा क्या 25 गुने 100 मतलब क्या 25 चौका 100 मतलब क्या 28% कम है, हाँ या ना। दो चीज का परसेंटेज कमी की जब भी बात करें किया जाएगा तो कम कौन है 18 है, किससे कम है 25 से कम है, कितना कम है 7 कम है, तो 7 बट्टा क्या हो जाएगा 25 गुने 100, ठीक है। आइए ये तो क्वेश्चन था, तो कितना आया था आंसर, आंसर आया था 28%, 28% कौन सा है, सी विल बी आंसर। डन है। अगला क्वेश्चन,
एक्स हर महीना अपनी आय का 16% यात्रा पे, 40% किराए के सामान पे और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पे व्यय करता है, उसके पास कितना बच रहा है? 9630 रुपया बच रहा है। तो उसकी वार्षिक आय क्या थी? ठीक है, तो सबसे पहले खर्चा कितना हो रहा है? हो रहा है 16, 14 कितना? 30 और 40 70%। 70% बच कितना रहा है? 30%। तो 30% का वैल्यू दे रखा है इतना। 30% का वैल्यू दे रखा है कितना? 96 30। तो किसका चाहिए? 100% चाहिए आपको ना। तो ये कट गया, तो 1% कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 2 1, इतना 100% की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 00। चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए पूरा साल का ना, तो पूरा साल से गुना करेंगे, इसको 12 से करना पड़ेगा। तो 12 से करेंगे, लास्ट में 2 आएगा। 2 वाला कौन सा भाई साहब? अच्छा करना ही पड़ेगा, 2 2 है। 12 2 4 1 5, 52 कौन सा है? अरे दोनों भाई, 4 5 2 4 1 5 6 6 2 8 852 और 3, 38 वाला होगा। 38 वाला कौन सा है? ए विल बी आंसर 385000। ठीक है, 3850 आया, 00 यहाँ तो ऑलरेडी था। ठीक, क्या क्या यहाँ पे आपको 30% का वैल्यू दे रखा था। 100% मतलब उसका मंथली इनकम हुआ, मगर पूछ क्या रहा है? मंथली नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है वार्षिक। 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कर जिसके मूल द्विघात समीकरण इतना के मूल के योग और गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन क्या है? वो ऐसा द्विघात समीकरण निकालिए जिसका द्विघात समीकरण का जो मूल होगा ना नया वाला का, वो इसके सम के और गुणनफल के बराबर होगा जो दिया हुआ है। तो इसका सम अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, मतलब -4/2, मतलब क्या? -2। ये इसका पहला मूल होगा जो ए मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, मतलब क्या? -1/2। ये किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। मतलब वो इक्वेशन निकालिए द्विघात समीकरण जिसका एक मूल -2 हो और दूसरा मूल -1/2 हो। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जो ऐसा इक्वेशन निकालिए, द्विघात समीकरण निकालिए जिसका मूल इसके मूल के सम और गुणनफल के बराबर है। अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या? 0। हाँ या ना? x² को x² लिखिए, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -5/2, तो -5/2 गुना हो जाएगा तो 5/2x प्लस अल्फा बीटा गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। -2 और गुने -1/2 गुना करेंगे तो ये कटेगा तो 1 ही होगा ना, +1 बराबर क्या? 0। अब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। कौन सा भाई? 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। उनों का क्या आ जाएगा? डी। आइए 10 नंबर पे, यदि 27 n का लघुत्तम समावर्तक 54 है तो महत्तम समावर्तक 9 है तो n का मान क्या होगा? 27 दो संख्या है, गुणनफल क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। तो दो संख्या कौन कौन है? 27 गुने n, एलसीएम गुने एचसीएफ कितना? 54 और 9, ये कटेगा 27 2 9, n बराबर कितना आ जाएगा? 18। आसान सवाल तो था भाई, था ना, क्योंकि दो संख्या गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग को निकल जाएगा। 11 नंबर पे ये क्या है भाई? ये 35 और यहाँ पे ब्रैकेट ये कर लेता हूँ मैं 35, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 माइनस 20 प्लस एक्स। हाँ या ना? ये बच जाएगा कितना? 15। क्या बचेगा? 15 माइनस अच्छा, ये 15 और 23 माइनस 15 और माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स, तो 35। अब ये 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा? -8 प्लस एक्स बराबर 42 होगा। अब इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। 15 विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। सही है, जोड़ घटाव लगा था सवाल, इसमें कुछ ज्यादा करने की थी। अब यहाँ पर ये कितना पे? 12 नंबर पे दे रखा है क्या? 4 प्लस 4 के पावर n प्लस 5 किसके बराबर है? 260 के। चाहिए क्या भाई? n का मान चाहिए ना? नहीं, इसका वैल्यू चाहिए 5n प्लस 3 का। तो यहाँ पे n निकालना पड़ेगा आपको, n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? 4n प्लस 5 इधर जाएगा 256 हो जाएगा। 4n प्लस 5 इधर 256 मतलब कितना? ये 4 के पावर कितना हो जाएगा? ये बताइए। ये 16 4 हो जाएगा, 4 के पावर 4। हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? n प्लस 5 किसके बराबर? n प्लस 5 4 के बराबर। n का वैल्यू कितना? -1 -1 यहाँ पर जाएगा 5 -1 2 मतलब कितना? 25 25 कौन सा? A12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। डन है। 13, यदि a न्यून कोण है तो tan स्क्वायर a माइनस सेक a बराबर 11 है तो cot a चाहिए। tan स्क्वायर और सेक में दे रखा है
तो क्या करें यहाँ पे मैं tan का ही लिख देता हूँ। tan क्या हो, tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना, क्योंकि हमको पता है जो sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, ठीक है। तो tan स्क्वायर आ जाएगा तो sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस sec a बराबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर a प्लस sec a, इधर माइनस 12 बराबर 0। अब ये कटेगा, ये 4 तिया 12, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या प्लस 4 सेक ए माइनस 3 सेक ए माइनस 12 बराबर 0। कॉमन आ जाएगा सेक ए, तो सेक ए प्लस क्या 4 और माइनस 3 कॉमन सेक ए प्लस 4, तो यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, सेक बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आ गया, चाहिए कि आपको कॉट चाहिए ना, तो ये कॉट चाहिए, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं सेक 1/3 कॉस 1/3, तो क्या हो जाएगा कॉट बराबर क्या होता है पी, तो क्या हो जाएगा पी कितना हो जाएगा 1/3, 1 रूट कितना हो जाएगा 9 में से 3 जगह 8 हो जाएगा 2√2, सही है। तो यहाँ पे 1/2√2 कौन सा सी विल बी आंसर, 13 का आंसर सी। सही है, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, tan स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ये है 11 है, यहाँ से थीटा निकालना पड़ता, हाँ या ना बताइए। तो tan को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक में कन्वर्ट करना आसान था। यहाँ पे आप सेक को tan में भी कर सकते थे, तो रूट अंडर आता, तो वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता, तो मैं सोचा tan को ही सेक स्क्वायर में कर देते हैं। सेक में इक्वेशन बनाए, यहाँ पे सेक 3 आया, सेक 3 आया, न्यूनकोण की बात कर रहा तो सेक 3 आएगा, वहाँ पे मैंने पुट कर दिया 11। 14 नंबर, यदि किसी विशेष डाटा समुच्चय में माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है, एक अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए डेटा समुच्चय का माध्य निकालें। सबसे बढ़िया क्या क्वेश्चन है, एक फार्मूला कौन सा है बहुलक वाला, वो क्वेश्चन फार्मूला हमेशा यूज होगा। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो बहुलक कितना दे रखा है आपको, बहुलक क्रमशः बहुलक 12 है और माध्यिका और बहुलक दे रखा है, माध्यिका 12 है बहुलक 15 है, 15 माध्यिका 3 गुणे 12, 3 माध्य निकालना है, x मान लेते हैं, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 से 3 है 2, अरे भाई 2 होगा नहीं, ये 2 तो 36 इधर जाएगा तो ये 2x, 36 में से 15 गया 21, x बराबर कितना 10.5, 10.5 ए विल बी आंसर 14 का आंसर है। इसका क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग के दर्शाता है, निकटतम चाहिए। 530 है तो यहाँ पे कौन सा आसपास में रूट होता है, 529 होता है 23 का स्क्वायर ना, हाँ तो 23 23 प्लस क्या 85 बट्टा क्या 24, 85 बट्टा 24 गुने 4 माइनस क्या 256 16 16 16 16 का स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो 16 और ये डिवाइड 3 है, बाद में करता हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे 6 आया कटेगा, यहाँ पे 6 चौका 84 होगा, हाँ ना, 6 का 6 2 6 24 24 24 24 ना 16 14, तो 23 माइनस 2 मतलब 21 और डिवाइड करना है 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ये विल बी आंसर। क्या यहाँ पे क्या अप्रॉक्स में लेना था, आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना था। यदि अप्रॉक्स की बात कर देता है तो वहाँ पे जो नियरेस्ट रहता है और वो निकलता रहता है, तो जैसे यहाँ पे क्या क्या यूज किया आपने 529 यूज किया 30 के बदले, क्योंकि 23 का स्क्वायर हमको पता था 529 होता है, यहाँ पे 256 एक बढ़ा के यूज किया आपने। यहाँ पे मैंने जब काटने गया तो 84 होता तो कट जाता, और 85 है तब भी उसको मैंने एक मान के चला, जो कट जाएगा, पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देके अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित ग्राफ में 2012 से 17 तक भारत गेहूं का उत्पादन दे रखा है, अध्ययन करके क्वेश्चन पता है आंसर क्या बोल रहा है। 2018 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष तुलना में 10% कम हो गई, 18 में कम हुई, 17 का अनुपात हुआ होगा कम, तो वर्ष 18 और 15 में गेहूं के उत्पादन की टन में अंतर बताइए। 15 में था कितना ये बताइए पहले हमको, 15 में कौन था भाई, ये था, कितना था 964,000। 18 में क्या है, 18 में 17 के अनुसार 10% की कमी आ गई, 18 में 10% की कमी आ गई, तो 18 में कितना होगा, ये था कितना 9 4 8 1 2 3, 10% कमी 9/10, ये कट गई। अब यहाँ पे 8 में 72 7 36 7 36 7 43 4 81 85 और 00 कर देंगे, तो 8 5 3 2 00, घटाना है 0 0 8 0 1 1, 1108, 1108 कौन सा भाई साहब, 1108 कौन सा वाला, सी विल बी आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या था, एग्जैक्ट घटाना नहीं था, क्वेश्चन बढ़िया था ये, जो आपको एग्जैक्ट डेटा जो दे रखा था उसको नहीं घटाना था, आपको क्या करना था, पहले 15 वाला को देखना था, आपने देख लिया,
जब ये वाला बात 17 के रेफरेंस में 18 को निकालना पड़ेगा। 18 में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, जो मतलब 17 में था उससे 10% की कमी हो रही है। तो 10% कमी करने पर इसका 10% कमी किए तो कितना आ गया, 85 32, उसमें से घट गया, तो यही हो जाएगा आंसर आपका। आइए अब यहाँ पे 17, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 की इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है तो एडी की लंबाई क्या होगी। सारे क्वेश्चन बढ़िया पूछे शिफ्ट में भाई साहब। इस शिफ्ट वाले का मैथ वाला का ना बहुत नंबर बढ़ा होगा, पक्का बात है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए तब क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होगी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोल क्या रहा है यहाँ पे, बोला है एडी और एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाला। तो एडी ये हुआ और एसी कौन होगा भाई, एसी विकर्ण होगा, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला। तो मध्य बिंदु को मिलाया, इसका 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, हाँ या ना। तो ये दोनों समांतर है, मध्य बिंदु मिलाया जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये 2 है तो ये 4 होगा। और समानांतर यदि है तो समानांतर यदि 4 है तो सामने वाला आमने सामने बराबर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। टोटल परिमाप दे रखा है 20, मतलब ये यदि x तो ये भी x, तो x कितना हो जाएगा, परिमाप मतलब सारे का सम। यहाँ पे कैसे निकला, ये समांतर चतुर्भुज है, एडी और एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाले का रेखा का 2 है। तो यदि 2 है तो ये यदि ऐसे पैरेलल होता है और मध्य बिंदु होता है तो क्या आप समझते हैं, यदि ये 2x होगा तो ये x होता है, आधा होगा कि नहीं, थेल्स थ्योरम से भाई साहब होता है ना। तो यहाँ पे यदि 2 है तो ये 4 हो गया, ये 4 तो ये भी 4। अब परिमाप दे रखा है तो 4 4 क्या 8 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया 6 इकाई, तो 6 हो जाएगा आपका आंसर। और एडी ही पूछ रहा है, एडी ही पूछ रहा है ना, तो एडी मतलब क्या x यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना निकल गया 6 निकल गया। दिए गए आंकड़ों में माध्य माध्य का बहुलक, माध्य और बहुलक का अंतर कितना है, माध्य और बहुलक का अंतर दे रखा 72, माध्य और बहुलक इसका आंसर 24 होगा भाई साहब। ठीक है, 24 दिया एकदम, हमेशा यही हुआ है आज तक, यही भी यहाँ भी यही होगा। और ये सवाल बार बार रिपीट किया है, 72 कर दिया आपने। माध्य माध्य और बहुलक के बीच के प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करके इनके माध्य और माध्यिका का अंतर चाहिए, इनको माध्य और माध्यिका का अंतर चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुलक बराबर कितना 3 गुने माध्यिका और 2 में से माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे माध्य का पेयर बनाना है, तो यहाँ पे एक माध्य घटा देंगे तो ये बहुलक में से माध्य, और ये 3 कॉमन आ जाएगा, एक माध्य यहाँ पे घटाएंगे तो 3 माध्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माध्य का माइनस माध्य। ठीक है, अब दे क्या रखा है, माध्य में से बहुलक दे रखा है, मतलब ये 72 मतलब माइनस 72, और ये 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो -3, और यहाँ पे p मान लेते हैं, यही पूछ रहा है आपसे, ये कट जाएगा 24 हो जाएगा आंसर की नहीं। यही बात समझ में आएगी नहीं, हमेशा ये 24 या 72 ही होता है। सही है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे और उसको एक तरफ घटा के दोनों बराबर करके यहाँ पे हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक अनुपात दे रखा 3:1 है भाई, 31 नहीं है, 3:1 है, 3:1 है, और इन संख्याओं का गुणनफल 432 है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः क्या होगा। 3:1 है संख्या, मतलब 3x गुने x, और यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे, गुणनफल कितना है 432, तो 3x² बराबर 432, मतलब ये कटेगा, 3 का 3 चौके 12, 3 चौके 12, x बराबर 12, संख्या चाहिए तो 12 36 और 12, 36 और 12 मतलब क्या, ये विल बी आंसर। 21, एक दुकानदार को अपने माल के अंकित मूल्य पे क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पे 8% की छूट देने वाला 15% लागू। वही सवाल सीपीएमपी का रेशियो, तो सीपीएमपी का रेशियो क्या होता है, सीपीएमपी का रेशियो होता है 100 में से डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका 8%, मतलब 92, 15 जुट गया 115, कितना हो जाएगा 23 चौका 23 पंचे, ये कितना 1, परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हुआ 1/4, मतलब 100% गुने 100 मतलब क्या 25% की इंक्रीमेंट हुई, काम खत्म है। नहीं समझे, सीपीएमपी का रेशियो क्या होता है 100 में से डिस्काउंट मतलब क्या 92, 8 गया, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 115, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, तो 4 से 5 होने में कितना बढ़ रहा है 25% ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष अधिक है, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। यहाँ पे राम है और कौन है, भीम है, कौन कम है, राम कम है 6 वर्ष, यदि x है तो x - 6 है, कोई दिक्कत। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम के 2 गुनी हो, 3 वर्ष बाद जब बात का बात करेगा 3 बार आगे आएगा तो x - 3 हो जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगी भाई साहब 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब बराबर जब करेंगे तो ये 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 से गुना करिए, 2x - 6 और ये x + 3, इधर आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9।
अब 9 वर्ष, अब पूछा क्या जा रहा है, राम का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, राम का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। राम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x में से 6, 9 में से 6 3 गया कितना, 9 में से 6 गया कितना, 3 वर्ष का राम होगा। ठीक है, ए विल बी आंसर। यदि की संख्या का एक तिहाई है, स्वयं की संख्या की 4 कम है, यही संख्या का एक तिहाई है, स्वयं से 4 कम है, एक तिहाई, एक तिहाई मतलब क्या, यहाँ पे संख्या 3 है तो एक तिहाई उसका क्या होगा, 1 होगा। 4 कम है मतलब 3 और 1 का डिफरेंस, 2 का वैल्यू 4 है, 1 का वैल्यू क्या 2, संख्या कितना 3, 6 हो जाएगा आंसर। नहीं समझे, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये देवेंद्र शुरू करके एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से कार्य करता है तो कार्य पूरा होने में कितना लगेगा, देख लीजिए। देवेंद्र 20 दिन में कर रहा है, डी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ईश्वर कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। शुरू कौन कर रहा है भाई साहब, देवेंद्र शुरू कर रहा है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, 20 पंचे ये 4, ये स्टार्टिंग 5 और 4 मतलब कितना 9 हुआ। अब यहाँ पे 9 हुआ तो यहाँ पे 9, अब यहाँ पे देखिए 2 दिन का काम है, ये 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 9 यूनिट हो रहा है। आपको 100 के आसपास जाना है क्योंकि 100 यूनिट काम करना है, तो 100 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से 11 9 99, तो ये कितना हुआ 22 दिन में काम कितना हुआ, 22 दिन में आपका 99 काम हो गया। आपको एक काम और कराना है, एक काम और कराना है, कुछ नहीं कराना है, एक कुछ फ्रैक्शन में आएगा, 22 वाला एक ही ऑप्शन है बी, हम निकालना ही है फ्रैक्शन। ठीक है, एक दिन से कम ही होगा ना, 1 यूनिट करवाना है और डी से करवाना है, कुछ भी होगा भाई, तो 22 दिन समथिंग डे होगा, तो 22 एक ही है, बी निकालना ही नहीं है। वैसे यदि निकालते तो क्या करते, 1 यूनिट करवाना है, डी से करेगा, एक दिन में 5 करता है तो एक करने में कितना लगेगा, 1/5 डे, तो 22 से 1/5 हो जाएगा। आइए इसमें एबीसी और पीक्यूआर में, एबीसी और पीक्यूआर में ए बी और सी और पीक्यूआर, पीक्यूआर में एबीसी और पीक्यूआर, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, सी बराबर पी, सी ये बराबर पी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा मान लीजिए। ठीक है, और क्या और दे रखा है क्या, बी बराबर क्यू, मतलब ये θ1 है तो ये θ1 है। ठीक है, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु तो है एकदम, क्योंकि ये दोनों जब भी बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये भी बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये साइड बराबर है तो θ1 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो सारे थीटे हो जाएंगे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज दोनों है। मगर सर्वांगसम है कि नहीं, ये बात तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। ये समद्विबाहु है बट समरूप है, मगर सर्वांगसम के कोई रूल नहीं है। सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, साइड बराबर होनी चाहिए और साइड एंगल बराबर होना चाहिए, मगर यहाँ पे एंगल बराबर है, ये तीनों एंगल बराबर है तो सर्वांगसम नहीं हो सकता, वो समरूप होगा। तो यहाँ पे समरूप का कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, समद्विबाहु तथा सर्वांगसम तो नहीं हो सकता है, सर्वांगसम है किंतु समद्विबाहु नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, समद्विबाहु है किंतु सर्वांगसम नहीं है, समद्विबाहु तो है मगर सर्वांगसमता की कोई रूल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु और समरूप रहता तो होता, क्योंकि एंगल सारे बराबर है, तो एंगल जब बराबर होता तो क्या होता है, वो समरूप होता है ना कि सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम के लिए साइड बराबर होना चाहिए, या कि या एक एंगल और 2 साइड बराबर होगा तब भी हो जाएगा, मगर ऐसा कंडीशन कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए अब चलिए, तो इतना ही था, तो इतना ही, थैंक यू वेरी मच।